चैप्टर 2 यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो लेके आई हूँ मैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बोज एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ा था, उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, और इसमें हम लोगों ने रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इन सब चीज़ों, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी। आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उस पर, और हम लोगों को आज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ विच इज इंपॉर्टेंट और हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी खत्म करना है। तो सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं भाई, वो रेडियस वगैरह पे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके लेके आई हूँ, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख दूंगी यहाँ पर और साथ में आप भी कॉपी कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट, देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, क्वेश्चन का मतलब डाटा मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि पूरा तो लिखना इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, 2.18 into 10 की पावर -18 जूल्स। ये है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो इसके अगर पहले ऑर्बिट की एनर्जी ये है तो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी ये होगी। इसमें दो पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट में ये दे रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्ड्स फिफ्थ ऑर्बिट, जो फिफ्थ ऑर्बिट है इसका रेडियस निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो देखो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन में पार्ट ए। अब हम लोगों को एनर्जी का फॉर्मूला पता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 2.18 into 10 की पावर -18 z अपॉन n स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। जूल्स में लिखा है मैंने ये वैल्यू, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते तो ये -13.6 इंटू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल्स में वैल्यू ये हो जाती है, ठीक है। जस्ट एक रिवीजन के तौर पे बता दिया। अच्छा अब भाई हाइड्रोजन एटम है यानी कि इसका z कितना होगा, 1 होगा। z स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1। तो 2.18 इंटू 10 की पावर -18, ये तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। हमारा n कौन सा है, फिफ्थ ऑर्बिट है, ठीक है, फिफ्थ ऑर्बिट। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, जूल्स में है ये वैल्यू। अब जरा इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आएगा -8.68 इंटू 10 की पावर -20, ठीक है, -8.68 इंटू 10 की पावर -20 जूल, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू मैंने लिख दी है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, हाँ ये नेगेटिव चार्ज लगेगा बिकॉज एनर्जी इनकी किसमें होती है, नेगेटिव में होती है, ठीक है, बताया हुआ है ये। तो भाई ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट में देख लो जरा, सेकंड पार्ट में हमको निकालना है क्या, रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मान लो अगर हम नैनोमीटर्स में निकालते हैं तो 0.059 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। रेडियस क्या होता है, यही होता है। ये किस में निकाला मैंने, ये नैनोमीटर्स में निकाला है। अगर इसी को हम एंगस्ट्रॉम में निकालें, सारी वैल्यूज हम नैनोमीटर्स में निकालेंगे, अगर इसी वैल्यू को हमको एंगस्ट्रॉम में निकालना होता तो हम क्या लिखते हैं, 0.59 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एंगस्ट्रॉम। अगर इसी को पिकोमीटर में निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं, 59.2 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, पिकोमीटर, ठीक है। तो खैर हम लोगों को ये नहीं निकालना है, हम किस में निकाल लेते हैं, नैनोमीटर्स में निकाल लेते हैं। तो देखो 0.059 इंटू एन क्या है, 5 का स्क्वायर, और z की वैल्यू तो 0 होगी। जरा इसको मल्टीप्लाई करो भाई, करके बताओ आंसर क्या है इसका, करो।
कितना आ रहा है आंसर 1.3225 1.3225 नैनोमीटर। अगर इतना आ गया आंसर तो फिर अच्छी बात है, आंसर सही है, मतलब कम से कम 2 डेसिमल प्लेस तक तो आपका आंसर सही है। तो ये कुछ बड़े ही आसान से सवाल है जो कि आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो बोर का जो जितने भी कैलकुलेशंस बोर ने निकाले थे एनर्जी और रेडियस इन सब चीज़ों के, वो सारे हाइड्रोजन के लिए फॉलो होते हैं और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए फॉलो होते हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे एटम्स, जैसे हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे एटम्स जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, या ऐसे आयंस, हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोल रहे हैं, या जैसे आयंस जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बात किया हीलियम की, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं हीलियम पॉजिटिव ले लूं मतलब तो क्या होगा, उसने 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचा कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन के जैसा ही। तो इस तरीके से भी, इस तरीके के एटम्स पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी में भी इसी पे बेस्ड है। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, ठीक है। लिख लेते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट orbit of helium positive ion, or what is the radius of this atom लिख रहे हैं orbit, सॉरी, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं, एनर्जी निकालो, ठीक है। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, आपको क्या निकालनी है, एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा 2.18 इंटू 10 की पावर -18 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। इंटू 10 की पावर -18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, है कि नहीं, देख लो भाई जरा, सही है। किस में निकाला है ये हमने, जूल्स में। अब 2.18 इंटू 10 की पावर -18, z क्या रखोगे, एटम कौन सा है हमारा, हीलियम, और हीलियम के पास z मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1, मतलब क्या कि 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 4, वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 8 जा 32, 2 3 4 1 जा 4, 7.42 सॉरी 8.72 इंटू 10 की पावर -18 जूल्स, ये हो गई आपकी वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट ए, ठीक है। पार्ट बी में हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, और रेडियस कितना होता है 0.059 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई 0.059 इंटू n क्या है 1, ऑर्बिट कौन सा है पहला वाला, तो 1 का स्क्वायर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z कितना है 2, मतलब आपको इसको डिवाइड कर देना है 2 में। ये किस में निकाल रहे हैं हम, नैनोमीटर्स में निकाल रहे हैं, तो डिवाइड कर दो भाई, ये कितना हो जाएगा 0.0 2 2 जा 4 19 2 9 जा 18 और ये 5 इंटू कहाँ से आ जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा नैनोमीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया क्या रेडियस। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से ही, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा आयनाइजेशन पे है। किसी इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने का मतलब क्या होता है कि उसको उसके ग्राउंड स्टेट से एटम के बाहर पहुंचा देना। भाई सोडियम अगर आयनाइज हो जाता है मतलब Na पॉजिटिव बनता है, तो कब बनता है, जब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, मतलब उसके एटम से बहुत दूर चला गया, एटम इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आयनाइज हो जाना। तो हाइड्रोजन का एटम में जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो आयनाइज होगा तो इसका मतलब वो फर्स्ट शेल से या जिस भी शेल में है वो वहां से क्या हो गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया, मतलब इन्फिनिटी पे चला गया,
और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो हो जाएगी। भाई जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है वो किसकी वजह से लग रहा है? न्यूक्लियस की वजह से। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। तो जो एनर्जी उसको लग रही है, इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी लग रही है वो किसकी वजह से लग रही है? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन भाग गया मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस में चला गया तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का कोई असर होगा नहीं, मतलब एनर्जी जीरो, कोई अट्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, एनर्जी जीरो मानी जाएगी। तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस या आयनाइजेशन के बाद एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें ये बताया है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम is equal to 1.312 into 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये जूल्स पर मोल, ठीक है। क्वेश्चन में ये आपको डाटा दे दिया गया है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का। फिर वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पार्ट 1 में हमको निकालना है कि कैलकुलेट the first excitation energy of the electron, ठीक है। पार्ट बी में जरा देख लें क्या निकालना है। पार्ट बी में हमें निकालना है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी of hydrogen atom of hydrogen electron, ठीक है। सोल्यूशन देखो इसका। पार्ट की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि आपको ये निकालना है कि एटम को कितनी एनर्जी चाहिए पहले शेल से। भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होगा? पहले शेल में होगा। तो पहले शेल से फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब कि जस्ट नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर वाले लेवल पे। तो मतलब कि फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो हम कैसे निकाल सकते हैं कितनी एनर्जी चाहिए? हम सेकंड वाले शेल की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी फर्स्ट वाले शेल से, और उतना ही डिफरेंस जो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी उसको चाहिए होगी सेकंड शेल तक पहुंचने के लिए। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है? दोनों एनर्जी शेल्स के बीच का डिफरेंस। मतलब अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या निकालूं? E2 माइनस E1, सेकेंड शेल की एनर्जी में से फर्स्ट शेल की एनर्जी हम माइनस कर दें तो आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, यानी कि 1.312 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय सेकेंड शेल, मतलब कि 2 का स्क्वायर कर दूं मैं माइनस। अच्छा ये एनर्जी जो है वो आपकी माइनस में होगी, माइनस ऑफ, ये भी माइनस में होगी, 1.312 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय कौन सा शेल है? पहला शेल है, ये चीज होगी। अब मैं एक काम करती हूँ, 1.312 इंटू 10 की पावर 6 को कॉमन ले लेते हैं। तो 1.312 इंटू 10 की पावर 6 को मैंने कॉमन ले लिया। बचा के अंदर ये स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4, ये नेगेटिव है इसलिए माइनस 1/4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा मतलब कि 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1.312 इंटू 10 की पावर 6। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो कितना हो जाएगा? 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर 6, तो कितना आ जाएगा? 0.49 36, 4 8 32, 4 4 16 इंटू 10 की पावर 6। हाँ ठीक है, तो इसमें निकल रही है हमारी एनर्जी जूल्स पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है, थोड़ा सा सुंदर नहीं लग रहा है, इसको हम 9.84 कर देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5 जूल्स। ये हमारा आ गया, क्या हो गया? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन का एटम था ये,
चलो अब जरा करते हैं इसका पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में देखो हमें क्या निकालना है, पार्ट बी आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब क्या, फर्स्ट शेल से इंफिनिटी तक पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो इंफिनिटी वाली एनर्जी और फर्स्ट शेल की एनर्जी दोनों हम क्या करते हैं, माइनस कर दें, तो तुम्हारा डेल्टा ई क्या आ जाएगा, इंफिनिटी माइनस फर्स्ट शेल। मैंने आपको अभी बताया कि इंफिनिटी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी जीरो होती है, माइनस ऑफ 1.312 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय n। कौन सा शेल है हमारा, फर्स्ट शेल है, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो इसमें कुछ ये क्या हो जाएगा, जूल्स पर मोल, इसमें तो कुछ करना नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, इंटू 10 की पावर 6 जूल्स पर मोल। ये आ गई आपकी एनर्जी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा ही मिलता जुलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा सिंपल सा, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज द इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के फिफ्थ ऑर्बिट में है एक इलेक्ट्रॉन, उसको आयनाइज करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। तो फिफ्थ ऑर्बिट से आयनाइज करना है मतलब इंफिनिटी, तो हमको निकालना है डेल्टा ई, जो कि हम कैसे निकाल लेंगे, पहले तो लिख लो ई क्या होता है, एनर्जी की वैल्यू लिख लें हम लोग यहाँ पर 2.18, क्योंकि भाई यहाँ पे तो एनर्जी क्वेश्चन में तो दी नहीं है, हमको खुद से लिखनी पड़ेगी। तो 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जूल्स में है ये वैल्यू। हमको निकालना है डेल्टा ई, मतलब क्या, इन्फिनिटी से फिफ्थ, इन्फिनिटी और फिफ्थ ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो होगा हमारा जीरो, माइनस वैल्यू माइनस में है ये, माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, z हमारा 1 है और n हमारा कौन सा है, फिफ्थ, यानी कि 5 का स्क्वायर जूल्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर मतलब 25 जूल्स। सर इसको कैलकुलेट कर लो तो ये शायद 8.7 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल्स इतना आएगा। कैलकुलेटेड वैल्यू है, याद है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कैलकुलेट करके देखने में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए बोस एटॉमिक मॉडल पे, जो उन्होंने कैलकुलेट किया था रेडियस, एनर्जी और ये सारी चीज़ें। अब देखो बोर्ड का जो मॉडल था उसमें बहुत सारी कमियां थी, इसमें से दो कमियां अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें से पहली चीज को हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह पर अलग अलग हो, अब क्योंकि हमने ऐसा ही पढ़ा है, हमारी टीचर्स ने, हमारे केमिस्ट्री टीचर ने ऐसा ही पढ़ाया है, डी ब्रॉगलीज ही पढ़ाया है, तो इस वजह से अगर इसका प्रोनाउंसिएशन अब चेंज हो गया हो तो मतलब आप उसी चीज़ को फॉलो करें, पर मेरी जुबान से हमेशा डी ब्रॉगलीज ही निकलता है, पता नहीं क्यों। तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, अब डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। और उसकी जो वेलोसिटी, उसके पास वेलोसिटी भी है, रिवॉल्व कर रहा है वो, ठीक है। तो वो क्या हो गया पता नहीं, ऐसे ही अचानक कभी कभी, खैर वेलोसिटी कितनी है, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि मास इसका बहुत कम है, ठीक है, ना के बराबर, वेलोसिटी इसकी इतनी ज्यादा है
ठीक है, लाइट की वेलोसिटी कितनी मानी जाती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और ये देखो कितनी है 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से हम लाइट को कंसिडर करते हैं कि उसका डुअल नेचर है, मतलब कि उसमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन में सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं है, उसमें भी वेव नेचर है। ठीक है, और अगर वो वेव है तो उसका वेवलेंथ होगा। तो डी ब्रॉगली ने इसका वेवलेंथ भी बताया। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ठीक है, मतलब कि लैम्डा, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर का है तो उसका वेवलेंथ h/p होगा। p मतलब मोमेंटम, और जिसको हम h/mv भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ये क्या है, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, कोई भी बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और उसका मास, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसमें पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों है। इनफैक्ट जैसे इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन में वेवलेंथ है, वैसे ही किसी छोटे बॉल में भी अगर कोई बॉल मूव कर रही है तो उसमें भी वेवलेंथ होगा, उसमें भी वेव नेचर होगा। ठीक है, पर उन्होंने ये कहा कि क्योंकि जब हम इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे उस क्रिकेट बॉल का, मान लो एक क्रिकेट बॉल या नॉर्मल कोई बॉल है, अगर वो मूव कर रही है, उसका वेवलेंथ हम कैलकुलेट करेंगे तो वो वेवलेंथ इतना कम आता है, इतना कम है। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है भाई, इसी चीज से तो वेव निकलती है, कोई वेव बन रहा है, उसका ये जो डिस्टेंस है, दोनों क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, वही होता है वेवलेंथ, कितना वेव बना रहा है वो। जब कोई क्रिकेट बॉल या कोई बॉल मूव कर रही है, उस केस में उसका जो, वो भी ऐसे ऐसे वेव नेचर के थ्रू प्रोपेगेट कर रही है, पर क्योंकि उसका वेवलेंथ इतना छोटा है कि अगर वो हिल भी रहा होगा इस तरीके से तो वो हमको दिखाई नहीं देता है। ये किसने बताया था, डी ब्रॉगली ने। अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, उसका मास ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, बहुत कम होगा, इतना कम कि हम उसका वेव नेचर फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा कि बॉल बस वहां से यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, इस चीज को जरा हम देख भी लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान लो कि यहाँ मैं कैलकुलेट करती हूँ, क्या हम इसी डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज करके ही वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं किसका, बॉल का। ये मान लो एक बॉल है जिसका मास मैंने ले लिया मान लो 100 ग्राम्स और वेलोसिटी मान ली मैंने 20 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब एक 100 ग्राम की बॉल है जो कि 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। और यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, क्यों, इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करेगा। ठीक है, लाइट ठीक वैसे ही जैसे लाइट प्रोपेगेट करती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसका मास हमने ले लिया है कितना, मतलब मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kgs, और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है 2.18 × 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, लगा दो जरा फॉर्मूले में, लैम्डा इज इक्वल टू h/m, m कितना है 100 ग्राम्स है ये, इसको हम केजीज में लेंगे क्योंकि बाकी सारी यूनिट एसआई है, तो इसको केजीज में लेके मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ये हो गया इनटू 20। h की वैल्यू क्या होती है 6.63 × 10⁻34, ये हो गई आपकी h की वैल्यू, जूल्स सेकेंड होता है इसका यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर भी लैम्डा का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय ये क्या है मास 9.1 × 10⁻31 × 2.18 × 10⁻6। ठीक है, सही है। इसको जरा कैलकुलेट करोगे तो देखो ये 0 0 0 0 0 0 कट गया, बचा क्या 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा भाई 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 1 = 2, कुछ ये वैल्यू आ जाएगी -34। ये वैल्यू किस में आई है आपकी, अरे किसमें आई है, मीटर्स में आई है, मीटर है ना यहाँ पर, तो ये मीटर्स में आई है। अच्छा, अगर मुझे इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना होगा तो 3
3.315 इंटू 10 की पावर -24 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हो गया एंगस्ट्रॉम। ओके, अब यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ आ जाता है आपका 3.2 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब जरा खुद देखो, ये है 3.2 एंगस्ट्रॉम, ये है 3.3 10 टू द -24 एंगस्ट्रॉम। तो ये वेवलेंथ बहुत कम है, ठीक है, ये वेवलेंथ काफी ज्यादा है, इसीलिए ये वाला जो वेवलेंथ है ये वेव जैसा आपको दिखेगा। दिखेगा मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है तो आपको दिखाई नहीं देगा, बट वो वेव की तरह प्रोपेगेट करेगा। बट यहाँ पे जो वेव नेचर है ये इतना वेवलेंथ इतना कम है कि वो वेव नेचर जो है वो ना के बराबर है, इसलिए हमें वेव नहीं दिखते बॉल्स में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, लिख लो इसको। उसके बाद फिर हम लोग हीज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करते हैं। ठीक है, देखो हीज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हीज़ेनबर्ग ने, अब देखो बोर ने क्या किया, बोर की एक बहुत बड़ी गलती वो क्या थी, वो ये थी कि उन्होंने एटम की वेलोसिटी और एटम की पोजीशन दोनों ही बता दिया। तो उन्हें क्या बताया था, रेडियस कैलकुलेट करवा दिया था। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला दे दिया था, अगर आपको रेडियस पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पर है। दूसरी चीज उन्होंने वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ था। बट हीज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हीज़ेनबर्ग की स्पेलिंग देखेंगे जरा मैं, हीज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब भाई प्रिंसिपल, ठीक है, अब हीज़ेनबर्ग ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, ठीक है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में हम कभी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते एक साथ साइमल्टेनियसली। मतलब आप एक ही समय पे उसका पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों ही चीजें या मोमेंटम दोनों ही चीजें आप नहीं बता सकते हो एक साथ। ठीक है, ये बात कही थी हीज़ेनबर्ग ने। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मान लो डेल्टा पी क्या है, एरर इन मोमेंटम, ठीक है, आप कभी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट वैल्यू मोमेंटम का तो निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वो बहुत ही छोटा है। तो मान लो कि हमने डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी क्या है, एरर है, एरर है किसमें, मोमेंटम में। और मान लो डेल्टा एक्स क्या है, एरर इन पोजीशन। ठीक है, तो अगर डेल्टा पी एरर इन मोमेंटम है और डेल्टा एक्स एरर इन पोजीशन है, उस केस में डेल्टा पी और डेल्टा एक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा h/4 की वैल्यू आएगी। मतलब मिनिमम इतना एरर तो आपके कैलकुलेशन में आएगा ही आएगा। ठीक है, जब आप डेल्टा पी की कुछ वैल्यू कैलकुलेट करोगे और जब डेल्टा एक्स की कुछ वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इतना मिनिमम एरर, टोटल एरर, ये क्या है, टोटल एरर है ये। ठीक है, ये क्या है, टोटल एरर। ठीक है, टोटल एरर, तो मिनिमम इतना एरर तो आएगा, कम से कम इतना एरर तो आएगा। आप कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू दोनों की, मोमेंटम की और पोजीशन की नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, मिनिमम इतना एरर आएगा ही आएगा। तो सिंपल शब्दों में हीज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते। या तो आप मोमेंटम करेक्ट निकाल लोगे या तो आप पोजीशन करेक्ट निकाल लोगे, तो इनमें से कोई एक ही चीज सही मायने में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हीज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम लोग, अब क्योंकि इन दोनों ने ये सारी प्रिंसिपल्स दे दी और जबकि बोर ने क्या किया, तो बोर ने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी किसकी, मोमेंटम की यानी कि वेलोसिटी की, और एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी किसकी, पोजीशन की मतलब कि रेडियस की। एग्जैक्ट फॉर्मूला दे दिया था,
जो कि गलत था हीज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, फटाफट ये कर लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, पहली चीज तो कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का सिर्फ पार्टिकल नेचर बताया था, वेव नेचर नहीं बताया था, जो कि किसने बताया था, डी ब्रॉगली ने। ठीक है, ओनली पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ किसको वायलेट किया था, मतलब किसके अगेंस्ट था वो, या मैं ऐसे लिख देती हूँ अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, क्योंकि डी ब्रॉगली ने ये बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है। दूसरा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हीज़नबर्ग ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं हो सकता, पर बोर ने कैलकुलेट कर लिया था। ही कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी लिख देते हैं। वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों एक ही बात है। ठीक है, मास से मल्टीप्लाई कर दोगे वेलोसिटी को तो मोमेंटम आ जाएगा, वेलोसिटी सही निकाली मोमेंटम सही आ जाएगा, वेलोसिटी नहीं निकल पाए मोमेंटम नहीं, तो दोनों बात एक ही है। ठीक है, he calculate the exact position and velocity of electron which is क्या है, not possible, possible की spelling Zeeman and Stark effect। Zeeman and Stark effect क्या है? Zeeman का मतलब ये होता है कि जो आपका स्पेक्ट्रा बन रहा था, वो स्पेक्ट्रा अगर एटम में के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए तो जो स्पेक्ट्रा है वो चेंज हो जा रहा था। ठीक है, जो भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा बन रहा था, जो बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा था, कुछ और बन रहा था, जिसको बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया। स्टार्क इफेक्ट में वही मैग्नेटिक इफेक्ट की जगह पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगा दो मतलब, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड में जो इफेक्ट होगा स्पेक्ट्रम में चेंजेस आ जाएंगे, उसको बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, और स्टार्क में क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा दें, ठीक है, गैस के आसपास जिसका स्पेक्ट्रा हम निकाल रहे हैं, उसमें स्पेक्ट्रा में चेंजेस आ जाते हैं, विच वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोर। ठीक है, जो हमारा स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का बन के आया था, एमिशन स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा, उसमें ये पाया गया कि जो ब्राइट और डार्क लाइंस थी उनके बीच में भी बहुत ही महीन फाइन लाइंस थी, डार्क एंड ब्राइट लाइंस, बहुत ही फाइन डार्क और ब्राइट लाइंस थी, जिसको अगेन बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो वो बहुत ही फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, एक और चीज़, और सिंपल सी चीज़ है कि जो बोर का एटॉमिक मॉडल था वो सबसे सही था हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। अगर एटम कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था, मतलब जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें हो जा रहे थे, तो बोर का जो मॉडल था वो, या बोर के जो फैक्ट्स थे, पोस्टुलेट्स थे, वो उस मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, उस एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड ओनली अबाउट हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स को ही वो एक्सप्लेन कर पाए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट बोर्स एटॉमिक मॉडल। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी आपकी क्वांटम नंबर्स पे, जो कि एकदम ही नई चीज़ है और बहुत ही मजा आने वाला है उसको पढ़ाने में और शायद आपको पढ़ने में।
thank you for watching this video. If you are new to this channel, then please subscribe to the channel because I come up with videos of class 9, 10th and 11th chemistry. If you have any suggestion or you have any advice or anything that comes in your mind, please put it in the comments.